नमस्कार, ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। पर डाइजेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि डाइजेशन एक बहुत ही लंबी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते। नाइंसाफ़ी हो जाएगी उसके साथ। तो इसको हम कई पार्ट्स में बनाएंगे, कई वीडियोज़ बनाएंगे इसके और आप तक पहुँचाते रहेंगे। डाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे ताकि इससे हमें आगे पढ़ने में और भी आसानी होगी। डाइजेशन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक जीव होता है अमीबा, जो स्यूडोपोडिया से ही खाना खाता है और इसी से बाहर भी निकालता है। कहने का मतलब क्या है? अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपने स्यूडोपोडिया से ही खाना खाता है और स्यूडोपोडिया से ही खाना बाहर निकालता है। खाना बाहर निकालना कहने का मतलब डाइजेशन के बाद। खाना खाने और खाना बाहर निकालने का मतलब है खाना खाना, फिर डाइजेशन होना और डाइजेशन के बाद खाने को निकालना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना। जैसे हम खाना खाते हैं, पेट में डाइजेशन होती है और इनस के थ्रू हम एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही ये है अमीबा। ये रहे न्यूक्लियस, अमीबा के न्यूक्लियस। इधर फ्लूइड्स होंगे, साइटोप्लाज्म। तो अमीबा क्या करें, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, अमीबा का ये भाग, ये 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 जो देख रहे हो, ये सब स्यूडोपोडिया है। तो अमीबा स्यूडोपोडिया से ही खाना खाता है और स्यूडोपोडिया से ही बाहर निकालता है, बाहर एक्सक्रीट करता है। जैसे मान लो ये फूड ग्रेन है, तो अमीबा क्या करेगा, इस स्यूडोपोडिया के थ्रू यहाँ आएगा। फूड ग्रेन, स्यूडोपोडिया बंद होने लगेगा, ये स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे और फिर अंदर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होगा और इजेशन होगा। ये जो फूड ग्रैबिंग की प्रोसेस है ना अमीबा के अंदर, इसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। इंजेशन कहने का क्या मतलब है? देखो, हम जैसे खाना खाते हैं, ठीक वैसे ही अमीबा भी खाना खाता है और ये खाना खाने की जो प्रोसेस है ना, इसी को इंजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर अंदर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी डाइजेशन, खाना खा भी लिया, अंदर डाइजेस्ट भी हो गया, अब उसको बाहर भी तो निकालना है, एक्सक्रीट भी तो करना है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने हैं ना। और ये जो बाहर निकालेंगे ना, वो भी ये स्यूडोपोडिया के थ्रू ही बाहर निकालेंगे। इधर से बाहर निकल जाएंगे वेस्ट मटेरियल और इसको हम इजेशन कहते हैं। इजेशन, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होगे, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये रहे हमारे फूड। फूड को अमीबा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे स्यूडोपोडिया के थ्रू अंदर ले रहा है। यहाँ स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे, बंद होने के बाद यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, देख पा रहे हो डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद ना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर देखो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? बेसिकली डिटॉक्सीफाई करना होता है चीज़ों को, कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं जा रही, कुछ हार्मफुल चीज़ें तो नहीं जा रही, या फिर कोई पॉइजनस चीज़ है, जो जहरीला चीज़ है, वो तो नहीं जा रहा है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो इजेशन की स्टार्ट होती है। इजेशन बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं और वो भी स्यूडोपोडिया के थ्रू। इसलिए हमने कहा था स्यूडोपोडिया से ही अमीबा खाना खाता है और इसी से बाहर भी निकालता है। ये तीनों टॉपिक क्लियर है। और आगे मैं बताऊं, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अमीबा इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल से हमारे मन में ना एक ही चीज़ आता है कि इमॉर्टल, यार ये तो कभी मरता ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब द्विखंडन। आपको शब्द से मालूम चल रहा होगा, द्विखंडन मतलब चीज़ें टूट रही हैं यहाँ ना, खंडन, टूटना। देखो, ये मैंने बनाया अमीबा, ठीक है। अभी इस द्विखंडन का मतलब क्या है? देखो, अमीबा क्या करता है ना, कि एक सर्टेन एज के बाद अमीबा टूट जाता है। ये देखो, एक न्यूक्लियस है, अमीबा के एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस क्या होंगे ना,
ये बट जाएंगे, ये टूट जाएंगे, देखो यहाँ से खिंच जाएंगे एक दूसरे से और टूट जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएंगे। फिर दो डॉटर सेल निकल के आएंगे, यहाँ ये रहा एक न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, यहाँ पे दो अमीबा बन गए। बेसिकली एक ही अमीबा था, यहाँ पे दो बट के दो डॉटर सेल निकल के आए हैं, तो ये दोनों डॉटर सेल बोले जाएंगे। इसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। देखो अभी हम क्यों कहते हैं कि अमीबा इमॉर्टल होता है। हमारे पहले वाले जो अमीबा थे, जो बहुत पहले हुए थे, वो अमीबा आज भी वैसे ही हैं जैसे आज वाले अमीबा हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि वो इमॉर्टल होते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली, ये जो देखो यहाँ ये है कि कोई मरा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो टूट गए हैं दो भागों में, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ठीक वैसी ही है जो सबसे पहली बार अमीबा हुई होगी वैसी होगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि अमीबा इमॉर्टल होता है, अमीबा अमर होता है। समझ रहे हो? यहाँ देखो इस फिगर में बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पिक्चर देखो आप, ये है न्यूक्लियस, मैंने बताया है, ये रहे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको हम ना पेरेंट अमीबा कहते हैं, ठीक है। पेरेंट अमीबा इसलिए क्योंकि ये टूट रहा है ना, इससे निकल के आ रहे हैं ना आगे वाले सेल हमारे, तो ये पेरेंट अमीबा है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस ना खिंच रहा है और ये दो भागों में बट रहा है। यहाँ देखो न्यूक्लियस दो बन चुका है ऑलरेडी, साइटोप्लाज्म में बट गए हैं और यहाँ दो डॉटर सेल निकल के आए हैं। तो इसलिए ना पहले के जो अमीबा थे वो भी वैसे ही हैं जैसे आज के अमीबा है। दोनों की स्पेसिफिकेशन, दोनों की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, दोनों की स्पेसिफिकेशन और दोनों की जो समानताएं हैं वो काफ़ी एक जैसी ही है। दोनों में समानताएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अमीबा और वो अमीबा एक जैसे दिखते हैं और ये अमर कहे जाते हैं। अभी हम जानेंगे डाइजेशन के टाइप्स बेसिकली। तो देखो डाइजेशन के टाइप्स, बाह्य पाचन जिसको हम कहते हैं, और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो बाह्य पाचन जैसे मान लो ना एक ब्रेड है, ये रहा ब्रेड। ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा जब ब्रेड काफ़ी टाइम हो जाते हैं, ब्रेड जब सड़ने लगता है, ब्रेड जब ख़राब हो जाता है तो उस पर फंगस आ जाते हैं, ठीक है, फंगस आ जाते हैं। और ये फंगस जो होते हैं ना ब्रेड को डायरेक्टली नहीं खाते, वो क्या करते हैं पहले एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करने के बाद फूड को तोड़ लेते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको ग्रैब करते हैं। जैसे आम तौर पर खाने के बाद डाइजेशन होता है ना, यहाँ पहले ही डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद खाया जा रहा है, उसके बाद ग्रैब किया जा रहा है। तो इसलिए ये एक्सटर्नल डाइजेशन हुआ क्योंकि पहले ही खाना पचाकर फिर खाया जा रहा है ना। अच्छे से समझाऊं, ये देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम लिया है, इस डायग्राम को ठीक से देखो तो ये रहा हाइफा, ठीक है, हाइफा के थ्रू ही एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ये रहा फूड, एंजाइम सिक्रीट हुए, ये फूड ना फूड को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, तोड़ देगा, उसके बाद ये अंदर ग्रैब करेगा। इसके बाद ये हाइफा है ना, हाइफा एंजाइम सिक्रीट करेगी और इसी हाइफा के थ्रू उस टूटे हुए जो ब्रेकडाउन पार्टिकल्स है उसको वो ग्रैब कर लेगा। तो ये होता है एक्सटर्नल डाइजेशन के एग्जांपल्स, ठीक है। अभी एक और चीज़ बताऊं कि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, ये खाने खुद नहीं बना सकता, ये डिपेंडेंट है, इसलिए हेटेरोट्रॉपिक है। आप देखो फंजाई को नॉन ग्रीन प्लांट भी बोला जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि इसमें ना क्लोरोफिल होता है और ना ही ये खुद से खाना बना पाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फंजाई को नॉन ग्रीन प्लांट भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अभी इंटरनल डाइजेशन क्या होता है पूछोगे आप लोग। इंटरनल डाइजेशन मैं आपको बताऊं, जैसे वहाँ क्या हुआ था कि भोजन पहले पचा लिया गया था उसके बाद खाया गया था,
इंटरनलाइजेशन में कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है कि यहाँ खाना पहले खाया जाएगा फिर पचाया जाएगा। इसमें कौन आते हैं? हम ह्यूमंस, हाँ हम इंसान आते हैं, कुछ जानवर भी आते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा आदि 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 बहुत सारे। तो ये टॉपिक हमारी क्लियर है। आगे हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अच्छा, आप लोग कह रहे होगे कि अच्छा हम तो डाइजेशन पढ़ रहे थे फिर अचानक से न्यूट्रिशन क्यों पढ़ने लगे? तो सुनो, जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या? पचाने से पहले कुछ खाना भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए हम पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे फिर डाइजेशन पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं डाइजेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये नोज, माउथ, फूड पाइप, फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। ये रहे हमारे स्टमक, लिवर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, लिवर हमेशा लाल या गुलाबी ही क्यों होता है? लिवर में क्योंकि हेमोग्लोबिन होता है या फिर आयरन कह सकते हैं, इस वजह से लिवर लाल होता है। आगे ये जो देख रहे हो ना ये पार्ट, ये जो यू शेप की पार्ट है, इसको हम डुओडेनम कहते हैं। डाइजेशन में इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाज भी पढ़ेंगे। फिर हम ये लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे। इनके कितने भाग होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो पार्ट होते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर हम एनएस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी टॉपिक हैं, और भी हैं, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। बेसिकली न्यूट्रिशन के 3 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और पॉलीसेचराइड। बेसिकली ये देखो, मैं बताऊं आपको तो इस सेचराइड का मतलब ही शुगर होता है, चीनी, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, हम जानते हैं। डाई का मतलब होता है 2, पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक। और अच्छा, यहाँ पे ना न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि वैसे सबसे छोटी कितने कार्बन की कार्बोहाइड्रेट है जो हम खा सकते हैं? तो वो 3 कार्बन की कार्बोहाइड्रेट है सबसे छोटी, जिसे हम खा सकते हैं। और इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला मेनली यही होता है, CnH2nOn। मतलब जितने कार्बन होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे, और इन दोनों को मिला के हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। बेसिकली मेनली यही फार्मूला होते हैं, कहीं कहीं डिफर करते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज़, अगर 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम कहेंगे क्या? देखो, जैसे ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जैसा कि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट होते हैं, मोनोसैटेराइड, डाइसैटेराइड और पॉलीसैटेराइड। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मोनोसैटेराइड के बारे में। मोनोसैटेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है CnH2nOn। देखो, अब ना यहाँ पे जितने भी मोनोसैटेराइड के एग्जाम्पल है, हम कंपेयर करेंगे कि हमारे फार्मूला पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो क्यों नहीं बैठ रहा है।
देखो मैंने बताया था सबसे कम कार्बन की वैसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम खा सकते हैं। मैंने बताया था ना 3 कार्बन। देखो यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 3 होने चाहिए, क्योंकि जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, और इन दोनों को मिला के जितने होंगे वो हाइड्रोजन होंगे। देखो 3 3 6 हाइड्रोजन है ना, कार्बन 6 और ऑक्सीजन 6। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट होती है, सबसे सरलतम। अगर 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसे हम जाइलुलोज कहते हैं या जाइलोज कहते हैं। देखो इसको भी अगर फार्मूला से कंपेयर करें, 4 8 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, और ये आइसोमर होते हैं। देखो ये एक आइसोमर होता है। आइसोमर क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अगर दोनों के फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो एक आइसोमर होगा। आप देख रहे होगे जाइलोज के फार्मूला भी C4H8O4 है, जाइलोज का फार्मूला भी C4H8O4 है। तो ये एक आइसोमर है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है पर इनका फार्मूला सेम है। समझ रहे हो? अब यहाँ आता है राइबोलोज और राइबोज। देखो कार्बन 5 10 5 है ना, कार्बन 5 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन 10, राइबोज राइबोलोज। ठीक है, देखो कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हमें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें याद करने का कोई तरीका नहीं। तो ये आपको रट कर ही याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको याद करवाऊँ। 4 कार्बन वालों को अगर याद करो ना, ये देखो 1 2 3 4, ये कुछ कुछ एक्स जैसा लग रहा है ना, जाइलोज, इसी से हम याद रखेंगे जाइलुलोज। ठीक है, ये कोई मीनिंगफुल नहीं है लेकिन फिर भी याद करने का एक मतलब तरीका मान सकते हो, इसे याद कर सकते हो अगर चाहो, याद हो पाए तो, वरना आप देखो कैसे याद कर पाओगे। देखो कार्बन 5 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन 10, राइबोज राइबोलोज। अब आप बोलोगे कि ठीक है आपने तो कहा था CnH2nOn, ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, तो यहाँ डिफ़र क्यों हो रहा है? आपने देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, कार्बन 5 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन 10, फिर यहाँ रिपीट क्यों हो रहा है कार्बन 5? अगर रिपीट भी हो रहा है तो ऑक्सीजन 4 क्यों है? मैं आपको बताऊं, ये डीएनए शुगर का फॉर्मूला है। डीएनए शुगर को हम लोग डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। मैं देखो हम लोग कार्बन 5 ऑक्सीजन 5 और हाइड्रोजन 10 वाले को क्या कह रहे थे? राइबोज ना। देखो यहाँ पे राइबोज है, एक ऑक्सीजन कम है यहाँ, है ना, 4 ही है। कम को क्या कहते हैं? डी। डी मतलब एक कम, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन कम राइबोज में, तो डीऑक्सी राइबोज, इसको डीएनए शुगर कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही हम समझेंगे। आगे फॉर्मूला है कार्बन 6 के। आगे 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है जिसे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर वहीं हम फ्रुक्टोज का फॉर्मूला देखें तो वो भी सेम ही होता है, C6H12O6। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, C6H12O6। ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये भी एक आइसोमर है, मैंने बताया था, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फार्मूला सेम है, इसलिए एक आइसोमर है। देखो ग्लूकोज में जो होते हैं ना, एल्डोज ग्रुप होते हैं, और फ्रुक्टोज में कीटोज ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोज भी बोला जाता है और फ्रुक्टोज को कीटोज भी बोला जाता है। देखो अगर मैं आपको फॉर्मूला बनाकर बताऊं तो ठीक है, इससे आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे कि चलो कार्बोहाइड्रेट की जो फार्मूला है CnH2nOn, ये सच में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। देखो हम सबसे पहले लेंगे 6 कार्बन, 2 1 2 3 4 5 6, हमने ले लिया 6। अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप देंगे, CHO, इधर देंगे H, OH, H, OH, H, H के सीध में OH, OH के सीधे में H,
H के सीध में OH, OH के सीध में H, H के सीध में OH, अभी यहाँ पे एक और H। ये बैलेंस हो गया। हमने क्या कहा था? हमने कहा था CnH2nOn। अभी देखना, ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी हम काउंट करेंगे, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C6। अभी देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, O6 हो रहे हैं हमारे। अब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो हमारे ग्लूकोज के फार्मूला बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना, C6H12O6। अभी हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है ना, CnH2nOn वाला। ठीक है, हम आपको स्ट्रक्चर बना के इसलिए दिखाएं ताकि आप समझ पाओ। ये जो है इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और बस इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोज भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही अब मैं आपको फ्रुक्टोज का फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप फ्रुक्टोज को भी समझ पाएँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, तो अभी हम फिर से 6 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमारे 6 कार्बन हो गए। अभी हम यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लेंगे कीटोन ग्रुप। ठीक है, OH H OH H, H के सीध में OH, OH के सीध में H, H के सीध में OH, OH के सीध में H, अभी H के सीध में OH, हाइड्रोजन। ये हो गया बैलेंस। अभी हम फिर से मिलाते हैं कि हमारे फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है या नहीं है। पहले हम यहाँ कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट तो किए ही थे ना पहले, तो क्यों ही काउंट करना। चलो, कार्बन 6, ऑक्सीजन देखो, हमने कार्बन काउंट किया 6, ऑक्सीजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी हमारे 6 हो रहे हैं, बहुत अच्छे। अभी हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अभी भी हमारे आ रहे हैं C6H12O6। ये भी हमारे फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना। बेसिकली ये स्ट्रक्चर भी बनाने का यही मतलब था कि क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप आ रहा है इसलिए हम फ्रुक्टोज को कीटोज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों है कीटोन ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप क्यों था, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब आगे क्लासेस होते जाएंगी। धीरे धीरे केमिस्ट्री की क्लास होगी, मैं उसमें बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। फ़िलहाल हम इतना ही जानते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रुक्टोज से, वो हम कर लेते हैं। फ्रुक्टोज आपने सुना होगा कि बहुत सारे फल के साथ एक पका हुआ फल होता है, तो धीरे धीरे सारे फल पकने लगते हैं। क्यों होता है ये? कोई जादू से तो बिल्कुल नहीं होता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पका हुआ फल होता है उसमें से एथिलीन गैस निकलता है, और उस एथिलीन गैस के कारण सारे फल पक जाते हैं। गाँव में कहते हैं ना, सुना होगा आपने, कि संगत का असर होता है। आप जैसे लोग के साथ रहोगे आपकी आदतें भी वैसी ही बनेंगी। ठीक वैसे ही, क्योंकि पके हुए फल से राइपनिंग गैस निकलती है जिसको हम एथिलीन गैस कहते हैं, इसके कारण फल पकने लगते हैं। ठीक है, आगे हम, आपने ये भी सुना होगा, क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में कि विच इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर। आप इसका जवाब क्या देते हो? इसका जवाब सिंपल सा है, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। फ्रूट शुगर भी फ्रुक्टोज को ही कहा जाता है। तो चाहे मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर आए या फिर फ्रूट शुगर आए, दोनों का आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज।
और एक और बात, आपने काफ़ी बार टीवी में ऐड देखा होगा कि इस प्रोडक्ट में है कीटोन एंटीऑक्सीडेंट जो आपके चेहरे को बहुत ही कोमल और मुलायम रखे। देखते होगे, सुनते होगे कभी कभी। बेसिकली उसमें ना कीटोन होता है, और उस कीटोन के कारण ना लोगों के फेस जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और एक्चुअली हेल्दी भी होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग फल खाते हैं उनकी स्किन भी बहुत हेल्दी होती है, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कीटोन है वहाँ। अभी समझ पा रहे होगे आप कि ऐसा क्यों कहते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही लंबी हो गई वीडियो, तो आगे हम बचे हुए चीज़ आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।